गाइस मैं आपसे वेलकम करता हूँ हमारे स्पेस ऊपर के एक और न्यू वीडियो पे और चैप्टर नंबर 1143 आ चुका है। सबके मन में यही सवाल था कि अगर लोकी ने लूफी को चूतिया बनाया तो क्या लूफी के अंदर इतना दम है कि वो लोकी को मार के सुला देगा, क्योंकि गिवन द लोकी का साइज जो कि नॉर्मल जायंट से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, थोड़ा बहुत तो डाउट देता है। बट एज यू नो वन पीस के वर्ल्ड में साइज डजंट मैटर, द स्टैमिना डज। क्योंकि अगर तुम इस तरह से व्हाइट बियर्ड को देखो देन ही माइट नॉट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो तो जायंट से बहुत छोटे हैं। बट हम सबको रियलिटी पता है कि जब तक व्हाइट बियर्ड जिंदा थे किसी के गांड में दम नहीं था कि जाके उनसे सीधे भिड़ ले। बट एनीवेज पास्ट तो पास्ट की बात है। ये वाला चैप्टर कुछ इंटरेस्टिंग फैन सर्विस वाले मोमेंट्स लेके आया जो कि मैं पढ़ के बहुत ज्यादा खुश हुआ। और धीरे धीरे हमें ये चीज भी रियलाइज हो रही है कि जो होली नाइट्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग तो हैं ही, बट उनके जो डेविल फ्रूट्स हैं वो भी कुछ कम नहीं है। डेविल फ्रूट्स भी कुछ अलग ही लेवल के हैं जो कि इम्पॉसिबल चीजें करने में उनकी हेल्प करते हैं। इतनी सारी चीजें सिर्फ एक ही चैप्टर में पता चली, और अगर तुम्हें भी ये सारी चीज जाननी है तो वीडियो को अंदर जरूर देखना। और अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, तुम लोगों ने नोटिस किया है कि वीडियोस लेट आती हैं। यूजुअली कभी कभी जल्दी आ जाती है बट मोस्टली लेट ही आती हैं। इसका देखो बस मेन रीजन यही है कि मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। रिसेंटली जॉब स्विच के लिए देख रहा हूँ, नई चीजें मुझे एक्सप्लोर करनी है, करियर को आगे बढ़ाना है, और प्रिपरेशन, इंटरव्यूज, सब कुछ, रेजिग्नेशन वगैरह हर चीज चल रहा है। करंट एम्प्लॉयर से बातचीत भी चल रही है कि सर जाने दो, नई जॉब लेनी है। तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही है और इसलिए चैनल को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा। बट आई एम होपिंग कि 1-2 महीने में चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी। कुछ चीजें और हैं शेयर करने को, बट वो तभी बताऊंगा जब वो सक्सेसफुली मुझे मिल जाएंगी। एनीवेज लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। सो चैप्टर नंबर 1143, जब मैंने इस चैप्टर को खोला और उसका कवर पेज देखा, भाई मजा आ गया। इतना रंग बिरंगा प्यारा सा कवर पेज, और मैं सोच में पड़ गया कि पक्का इस बार ओडा सेंसेई ने कुछ अच्छा सा टीज किया होगा इसमें भी, जैसे कि वो हमेशा करते हैं। यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही चीज देखने को मिल रही है कि स्पीड इज द वेपन। तो अभी करंट सिचुएशन जो है एल्बाफ की, वहां पर सिंपली स्पीड का मतलब यही हो सकता है कि जितने जल्दी लूफी होली नाइट्स के पास पहुंचे उतने जल्दी ये मैटर रिजॉल्व होगा। इसके अलावा अगर हम लूफी और जोरो को देखें तो वो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। अब यहाँ से मुझे सिर्फ 2 चीजें देखने को मिल रही हैं कि या तो लूफी और जोरो इस तरह से फाइट करेंगे कि उनकी एबिलिटीज आपस में कम्पीट करते हुए दिखेंगी, या फिर ऐसा हो सकता है जो कि हम ऑलरेडी देखते आ रहे हैं कि जोरो थोड़ा सा लोकी को लेके लूफी से थोड़ा डिफरेंट सोचता है। वो लूफी के साथ है बट वो जोरो को उतना फ्री हैंड नहीं देना चाहता जितना लूफी दे रहा है। सो मे बी ये बिल्डअप भी हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिल सकता है। सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर का टाइटल है गॉड्स नाइट्स। टाइटल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि अब हमें 4 होली नाइट्स के पावर्स के बारे में पता चल जाता है बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर। एंड एक्चुअली में बहुत टाइम बाद थोड़ा यूनिक डेविल फ्रूट देखने को मिला है। जो सबसे पहला डेविल फ्रूट जो यूनिक मेरे को लगा था वो था ट्रफल्गर लॉ का, उसके बाद ऑब्वियसली व्हाइट बियर्ड, एंड देन थोड़ा बहुत काइडो का लगा था। आफ्टर अ व्हाइल वो भी बहुत अजीब सा हो गया था, लेकिन अब जाके थोड़ा सा एक्चुअली में यूनिक डेविल फ्रूट देखने को मिल रहा है। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि जैगुआर डी सोल जो कि उन बच्चों को रोकने की कोशिश कर रहा है जो कि नींद में चलते चलते सीधे जा रहे हैं। यहाँ पर सोल भी नोटिस करता है कि एक सफेद सी पट्टी है जिसके साथ ये बच्चे चलते हुए जा रहे हैं और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से रॉबिन चिल्लाकर बोलती है कि सोल, किसी भी हालत में उन बच्चों को मत टच करना, जो खून में लथपथ टीचर है उसने हमें यही बताया है। सोल बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन फिर भी किसी भी हालत में मैं इन बच्चों को ब्लाइंडली चलने नहीं दे सकता। इनके लिए बहुत ज्यादा खतरा है कंसिडरिंग कि इस समय एल्बाफ पर क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही सोल उन बच्चों को टच करने की कोशिश करता है कि इनविजिबल सींग का कुछ सर्कुलर सा पार्ट जैसा वहां पर अपीयर हो जाता है, जिसको जैसे ही टच होता है जैगुआर डी सोल के बॉडी से, सोल तुरंत उछलकर दूर गिरता है और उसका पूरे हाथ डैमेज हो जाता है। अभी ये बुरा नहीं था कि इतना बड़ा जायंट अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहा है कि तभी स्कूल से फोन आता है कि जो बचे कुछ बच्चे थे वो सब भी सो गए हैं और उनमें से 9 तो दूसरी तरफ चलने भी लगे। इधर डोरी और ब्रोकी बैठ के स्नेल पर ये सारी बातें सुन रहे हैं और वो भी सोच रहे हैं कि आखिर स्कूल में क्या चल रहा है। उनके भी बच्चे हैं वहां पर, और ऑलरेडी जो पुराने रिपोर्ट्स आए थे कि फॉरेस्ट में अचानक से अजीब अजीब से बीस्ट अपीयर हो गए हैं। और आगे हमें न्यूज मिलता है कि जो सारे के सारे बच्चे हैं वो सभी के सभी 8th ब्रांच की तरफ जा रहे हैं। अब ये सब कुछ सुनने के बाद नामी बोलती है कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, ऊपर से आग भी लगी हुई है, और जिम्बे भी सोच रहा है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब नामी के आसपास के जो जायंट्स हैं वो बहुत ज्यादा दारू पी रहे थे, इंक्लूडिंग वो बुढ़ा जिसके सर में तलवार है। तो ये सभी के सभी इतने ज्यादा नशे में है कि ये न्यूज सुन के भी हंस रहे हैं। तभी दूसरी तरफ से एक नाव पे बहुत सारे वॉरियर्स चढ़ के प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और काइंड ऑफ तुम इन्हें एल्बाफ का फायर ब्रिगेड
रिलेटेड मान सकते हो। ये आगे चलते चलते जाते हैं और तभी ये नोटिस करते हैं कि जंगल में से एक बहुत बड़ा सा डीमन इनकी तरफ उड़ते हुए आ रहा है। और जैसे वो उसके पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि ये बस एक हड्डियों का ढांचा है जिसने इतनी जोर से इन पे चमाट मारी है, यानी कि इनके बोट पे, कि इनकी बोट जाके नीचे गिर गई। जितने भी नशे में धुत जायंट्स थे वो इस चीज को देख के उनका नशा भाग गया, उनकी गांड फट गई। अब इसके बाद सीन चेंज होता है, हम पहुंचते हैं होली नाइट्स के पास, जहाँ पर होली नाइट्स अभी मिल के दबा के खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर जो सेंट समर्स है, यानी कि वही बंदा जो कि सिर्फ चड्डी में यहाँ तक पहुंच गया था, वो कहता है कि क्या तूने उस जायंट का चेहरा देखा, मतलब ये सोल की बात कर रहा है, जिसने जैसे उन बच्चों को टच किया थॉन्स तुरंत उसको बहुत ज्यादा घाव दे दिए। और इस बुड्ढे की पर्सनैलिटी देख के मुझे ऐसा ही लगता है कि ये बंदा किसी भी चीज को किसी भी चीज से जोड़ के कविता बना देता है। तुम सबके पास एक ऐसा दोस्त होगा ना जो कि ऐसी बातें करता होगा कि सेक्स और खाना एक जैसा है, दोनों के बिना रहा नहीं जा सकता। ऐसी बातें करने वाले हर किसी की जिंदगी में होता है। एनीवे, ये सारी बातें गुंको को समझ में नहीं आती, तो ये बुड्ढा उसको बोलता है कि तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, जितना ज्यादा तुम किसी से प्यार करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए सिंहों का अफेक्शन बढ़ जाएगा। कुछ भी बोल रहा है भाई ये बुड्ढा अभी। लेकिन ये सारे कांड करके वो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि लेकिन बच्चों के ऊपर ये सारे कांड करके बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि इसके हिसाब से जब उनके पेरेंट्स आसपास आएंगे तब उसे और ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि जब वो अपने बच्चों को हक करने की कोशिश करेंगे तो वो सभी के सभी घायल हो जाएंगे और चीजें और भी ज्यादा डार्क हो जाती हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स लिटरली अगर उन्हें हक करने की कोशिश की तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और उसके बाद तो ये बच्चे अपने पेरेंट्स को देखना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वही रीजन है कि वो लोग मर गए। वाओ मैन, दिस गाय इज रियली डार्क। और उसके बाद हमें इस बंदे का इंट्रोडक्शन मिलता है, द सेंट समर्स, जिसके पास थॉर्न फ्रूट है। बेसिकली ये जिस भी चीज को चाहे उसके अराउंड एक सर्कल ऑफ सींग पैदा कर सकता है, जिनको छुओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा इंजरीज हो जाएंगी। और इसके हिसाब से जब भी पेरेंट्स अपने बच्चे को हक करेंगे, यानी कि जायंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो लोग जब हक करेंगे अपने बच्चों को, तो वो सभी के सभी मर जाएंगे और प्यार से मरेंगे। और यही सब फालतू बातें यहाँ पर बैठ के कर रहा है। और ये सारी बातें करते करते खुद ही हंस के नीचे गिर जा रहा, लोटपोट हो जा रहा है। इसके बाद हमें एक छोटा सा मैप देखने को मिलता है, जहाँ पर गुंको ने वो वाला पाथ डिसाइड किया है जिस रास्ते से वो बच्चे सोते सोते इन लोग के पास पहुंच रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि अल्बाफ के एक कोने से ये लोग दूसरे कोने की तरफ बुला रहे हैं और ये लोग यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं। तो नमक कम था, तो ये बंदा बोलता है कि भाई नमक कम है। तो जो दूसरा घोड़े जैसा दिखने वाला सेंट किलंगम है, उसने इनको सुला दिया है बुड्ढे को, और उसके सपने में से नमक निकाल कर खाने में मिला दिया है। और अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं नोटिस किया तो ये वही सेम एबिलिटी है जिसके थ्रू इसने बच्चों के ड्रीम्स में से वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स निकाल कर असली दुनिया में ले आए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बस कुछ ही लोग के लिए ऐसा कर सकता है या फिर एक बार में बस एक ही लोगों के लिए मेंटेन कर सकता है। एक्चुअली में जो बंदा है ये इंडिपेंडेंटली हर एक इंसान को पैरेलली इफेक्ट कर सकता है। मतलब ऑलरेडी वो बच्चे परफेक्ट हो चुके हैं, उसको कुछ होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अब वो अपनी एबिलिटीज को किसी और के ऊपर भी चला सकता है। अब अगर मैं इसके डेविल फ्रूट की बात करूं तो इसका डेविल फ्रूट सच में बहुत ज्यादा यूनिक है। देखो, इसने नमक निकाला और नमक इन लोगों ने खाया और उसका टेस्ट आ रहा है, मतलब वो सच में मैटर प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर मतलब वो ड्रीम की चीज असली दुनिया में आ गई है एंड एक्चुअली में वो फिजिकली टचेबल है, मतलब वो सच में एग्जिस्ट कर रही है, तो जिस तरह से इसने उन डिमंस को इस बच्चों के सपनों में से निकाल कर रियल वर्ल्ड में रख दिया है, तो वो सच में फुल्ली फंक्शनिंग काइंड ऑफ लिविंग बीइंग्स हैं, जिनको जब मन चाहे तब अपने हिसाब से यूज कर सकता है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इसका डेविल फ्रूट बिल्कुल ही इनविंसिबल है कि इस सपने में से निकाल लिया और वो सभी लोग लगातार अटैक करते रहेंगे, सभी मॉन्स्टर सभी लोग के ऊपर, और इससे कुछ भी नहीं करना, चुपचाप बस खाएगा पिएगा। जहां तक मुझे लगता है इसके डेविल फ्रूट का जो कैच है वो यही है कि जब बच्चे खुद ही उन चीजों के बारे में ड्रीम करना छोड़ देंगे तो शायद वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाए, लेकिन जब तक वो उनके मन में बसा हुआ है तब तक तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है। तो यहाँ पर जो सेंट समर है वो ये सारी चीजें बताता है कि जैसे बच्चे इधर पहुंच जाएंगे, ये लोग नाव पे चढ़ेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। और इस चीज से वो खुद भी अनॉयड है कि ये गेम उसके लिए बहुत आसान पड़ रहा है। तो उसी तरफ से गंको बोलती है कि देखो भाई, इतने भी ज्यादा हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठो, ट्रबल बहुत ज्यादा क्रिएट हो सकता है, क्योंकि उसने एक और पायरेट की शिप देखी थी, द पायरेट नोन एज मुगीवारा नो लूफी। और फिर इन लोगों को रियलाइज होता है कि जो रास्ता इन लोगों ने चुना है उस रास्ते पे आग लगा हुआ है, तो बच्चे जो है वो सीधे आग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इन लोग के हिसाब से अगर वो बच्चे मर गए तो फिर वो कुछ और बच्चों को अपनी तरफ चलाते हुए ले आएंगे। इन्हें बिल्कुल भी किसी चीज के बारे में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये बस उन्हें किडनैप करना चाहते थे ताकि किसी भी तरह से अल्बाफ को वर्ल्ड गवर्नमेंट का लैंड बना पाए। सो मच पॉलिटिकल स्टफ गोइंग ऑन। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बहुत ज्यादा रिविलियस सीन, जहाँ पर लोकी जो है वो यहाँ पर दहाड़ रहा है। लोकी यहाँ पर सीधे सीधे हायरुद्दीन को बोल रहा है कि जो तेरे बस में हो रहा है कर, मुझे रोकने के लिए जो करना है वो तू कर, लेकिन तुम में से कोई भी मेरा हथौड़ा तो उठा नहीं पाएगा। इस पे जर्ड बोलते हैं कि देखो यार, हम तुम्हें नहीं अलाउ कर सकते कि तुम ऊपर की तरफ जाओ और लोगों को मार पीट के उनको घायल कर दो। इस पे लोकी बोलता घायल तो होंगे ही लोग, क्योंकि आग जो है वो बहुत तेजी से फैल रही है, या तो अब
अपने वेपन्स नीचे फेंक दो और मुझे जाने दो, नहीं तो मैं फिर यहाँ पर कांड करना शुरू करता हूँ। यहाँ पर सांजी बोलता है लूफी बहनचोद आखिर इस आदमी के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रहा है। जिस पे लूफी बोलता है कि भाई देख उसको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है और अगर हमने इसकी हेल्प नहीं की तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा। लोकी तब तक चिल्ला के बोलता है कि तुम लोग सबको मरने दोगे, तुम लोग मुझे यहाँ से चुपचाप जाने दे सकते हो लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम लोग चूतियापा कर रहे हो। अब लोकी अपना हथौड़ा चलाने ही वाला होता है और बोलता है कि अगर तुम लोगों ने अपना जवाब जल्दी नहीं दिया तो मैं कुछ भयंकर कर दूंगा। तभी हैरुद्दीन चिल्लाकर बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन तभी जोरो हैरुद्दीन से बोलता है कि सुन बे, चूतिया बना रहा है तेरे को, चूतिया मत बन। और तभी लूफी बोलता है कि देखो भाई अब मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई चॉइस है, मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर तूने कुछ भी किया तो मैं तुझे यहीं पर गाड़ दूंगा। और तभी हैरुद्दीन चिल्लाकर बोलता है कि मुगीवारा भाई ऐसा कुछ मत करो, वो तो तुम्हें तुरंत चींटी की तरह मसल देगा, कितना बड़ा है। और लोकी भी लूफी की ये बात सुन चुका है और कहता है ओ तो ये है तुम्हारा जवाब, लड़ना है तुमको। लोकी के हथौड़े से तुरंत ब्लैक लाइटनिंग निकलने लगती है, मतलब ही इज एबल टू यूज एडवांस फॉर्म्स ऑफ हाकी। और जड भी यहाँ पर बोलती है अगर तुमने अपने हथौड़े से एल्बाफ के ट्री को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो फिर इस क्राइम से तुम कभी भी पीछे नहीं हट पाओगे। जोरो यहाँ पर एक चीज नोटिस करता है और लूफी को बोलता है कि देखो लूफी भैया जल्दी कुछ करो, नहीं तो इसके घाव वापस से खुल जाएंगे और फिर ये मर जाएगा। और तभी लूफी हवा में जंप करता है और उसके जंप करते ही लोकी को रियलाइज हो जाता है। लूफी अपने हाथ फुला के इतने जोर से उसको पंच मारता है कि लोकी जिंदा जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। लिटरली भाई उसने वर्ल्ड के प्रेजेंट टाइम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जायंट को एक पंच में सुला दिया। इस चीज को देखकर जोरो भी बोलता कि ऑलरेडी उसको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी और वहां पर खड़े होकर बात करने में उसकी सारी की सारी जान लग रही थी। उसने ट्रिक करने का तो बहुत सही सोचा और शायद यहाँ से निकलने के बाद पास में ही कहीं आराम करने की जगह खोजता, लेकिन वहां तक जाने से पहले ही यहाँ पर बेहोश होके गिर गया और इसका जितना खून निकल चुका है ना ये जिंदा नहीं बचने वाला था इस जंगल में। और जोरो यहाँ पर लास्ट लाइन एक्चुअली में ऐसा बोल देता है जो कि लूफी से एकदम ही उल्टा है। वो बोलता है कि अब ये तुम लोग के ऊपर है, तुम जायंट्स के ऊपर, कि क्या तुम इसकी दवा पानी करना चाहते हो या फिर इसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ना चाहते हो। इस पे लूफी चिल्लाकर बोलता है कि देखो भाई इससे मेरा कुछ काम फंसा हुआ है और मुझे वो करवाना है। और यहाँ पर रोड बोलता है कि इसके घाव देखकर तो लग रहा है कोई इसे सच में जान से मारने वाला था। लेकिन तभी लूफी चिल्लाकर हैरुद्दीन से बोलता है कि हैरुद्दीन भाई मेरा एक रिक्वेस्ट है, किसी भी हालत में इसकी जान नहीं जानी चाहिए। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ये किस टाइप का इंसान हुआ करता था, लेकिन मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकता। हैरुद्दीन जड से पूछता है कि कितने समय लगेगा इसको पूरी तरह से ठीक होने में। इस पे जड बोलती है कि कई महीने लग सकते हैं और अगर हमें सच में इसे सही करना है तो उसे यहाँ पर ऐसे बीहड़ में तो नहीं सोना चाहिए। अगर हम इसे गांव में ले गए तो लोग हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। इस पे हैरुद्दीन बोलता है कि मुझे यहाँ रुकने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और तभी लूफी कूदकर लोकी के हॉर्न पर बैठ जाता है और कहता है कि ये हॉर्न तो असली के हैं यार। जिस पे हैरुद्दीन बोलता है कि ये एंशिएंट जायंट्स की निशानी है, हमारे पापा के पास भी यही सेम हॉर्न्स हुआ करते थे। और फिर हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पर हैरुद्दीन और लोकी दोनों ही एल्बाफ के पिछले किंग के पास खड़े हैं और वो बोल रहा है कि तुम दोनों मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एकदम राम लखन की तरह रहो जब मैं यहाँ से चला जाऊँ और दोनों मिलकर ऐसे ऐसे काम करो जिससे एल्बाफ आगे बढ़े। और जैसे ही उसका बाप जाता है दोनों मारपीट करने लगते हैं। टेक्निकली लोकी ने हैरुद्दीन को मारा और फेंक दिया साइड में और बोलता है कि मैं तेरे जैसे एक गरीब बच्चे के साथ थोड़ी ना रहूंगा, तुझे अपना बड़ा भाई मानना बहुत दूर की बात है, तू बहनचोद अनेक बाप का बच्चा है, तू कभी भी यहाँ का राजा नहीं बन सकता। और वो हैरुद्दीन को उसके मुंह पे बोलता है कि सबको पता है कि तेरी माँ धंधे वाली थी। भाई सच में यार लोकी ने बहुत बुरी तरह से हैरुद्दीन को पेला यार बचपन में। और जैसे हैरुद्दीन को ये सारी चीजें याद आती हैं वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और वो लोकी का गला काटने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी बाकी के जायंट्स मिलकर उसको रोक लेते हैं और उसको शांत होने के लिए बोलते हैं। लेकिन हैरुद्दीन बोलता है कि मैं कभी भी इस बंदे को माफ नहीं कर सकता, इसने मेरी माँ को धंधे वाली बोला मेरे सामने और हमारे बाप की जान ले ली। और लोकी इधर से बोलता है कि देख मारना हो तो मार दे, इतना ड्रामा मत कर और ये रोने वाले योद्धाओं की तरह बिहेव करना छोड़ दो। द्वापर युग कब का खत्म हो चुका है, तुम हमारे अंदरूनी भाई भाई वाले ड्रामा पे इतना ज्यादा हंगअप हो कि तुम्हें रियलिटी दिख भी नहीं रही है। क्या तुझे भी सबकी तरह यही लगता है कि मैंने ही हमारे बाप को ऐसे ही मार डाला बिना किसी वजह के? तुझे सच में लगता है कि ये सब सच्चाई है? और लास्ट लाइन व्हाट्स लोकी सेइंग के साथ चैप्टर नंबर 1143 खत्म। तो भाई चैप्टर खत्म बट मेरी वीडियो नहीं। एंड
जैसा कि हम सबको पता था, बहुत प्रेडिक्टेबल था कि लोकी कोई सही बंदा निकलने वाला है। देखो जहां तक मुझे लगता है लोकी बहुत ही कंजर्वेटिव राइट विंग वाला आदमी था, जहां पर वो नहीं चाहता था कि एल्बाफ के ऊपर वर्ल्ड गवर्नमेंट का कंट्रोल आए। बेसिकली तुम आज के टाइम पे ऐसा समझ सकते हो कि यूएसए का कंट्रोल किसी रैंडम कंट्री के ऊपर, और अगर उस कंट्री का किंग चाहता है कि यूएसए उसको कंट्रोल करे तो उसका बेटा उसको मार दे रहा था कि ऐसा कुछ ना हो। और मुझे लगता है यही सारी सेम चीजें एल्बाफ पर हुई है, क्योंकि होली नाइट्स का ये मेंशन करना कि वो इसके बाप की कब्र देखने जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है कि अगर आप किसी ऐसे आदमी का ग्रेव देखने जा रहे हो जिसका कोई लेना देना नहीं है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ, और अगर लेना देना है भी तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या होली नाइट्स जाके किसी का ग्रेव विजिट करेंगे? ये तभी हो सकता है कि जब इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो, और मुझे लगता है इस दोस्ती के चक्कर में एल्बाफ के लौड़े लग रहे थे और इसीलिए लोकी ने इसको निपटा दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट अपनी पावर्स का यूज करके, बेसिकली होली नाइट्स अपने पावर्स का यूज करके इन्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं। अभी रियलिटी क्या है वो तो अगले चैप्टर में पता चलेगा जब लोकी पूरी की पूरी कहानी इनको एक्सप्लेन करेगा। लेकिन लोकी का ये सिचुएशन मैंने बहुत हद तक प्रेडिक्ट कर लिया था, लेकिन जो सीन हमें देखने को मिला लूफी वर्सेस लोकी वाला, वो सेक्सी था भाई। बाकी तुम लोग बताओ तुम्हें वो पंच कैसा लगा? मुझे लगता है उस पंच में थोड़ा सा और बड़े पैनल में और ज्यादा इंपैक्ट दिखाया जा सकता था, बिकॉज आई डोंट नो कि लूफी एक्चुअली में लोकी से आगे फाइट करेगा या नहीं। तो ये सारी इनिशियल चीजें हमें देख के बहुत ज्यादा मजा आ जाता। एनीवेज चैप्टर में 83 के साथ खत्म हो जाता है ना। तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। लेट के लिए मुझे माफ कर दो, मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट गाइस, रियली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें ऐसे ही वन पीस के मांगा वाले वीडियोस मिलते रहे। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।